बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इंसानी तारीख के हवाले से, जमहूरियत की तारीख और रेवोल्यूशन की तारीख। इनके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि ये किस तरह की तारीखें हुई हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि ये लेफ्ट विंग क्यों उभरा है, और ये जो लोग कहते हैं कि यहूदी लॉबी ने पूरे दुनिया को ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, लास्ट 2 से 3 सेंचुरी यहूदी लॉबी ये सब कुछ करती आ रही है पूरी दुनिया के साथ। तो इन चीजों के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि ये किस तरह की फिलोसफी है, क्या ये बात सच है, क्या ये बात झूठी है। सो ये वो चीजें जो हम वन बाय वन करके देखेंगे कि यहूदी लॉबी कितनी इफेक्टिव है, कितनी इफेक्टिव नहीं है। अब ये पूरी की पूरी जो बात है ना, वो शुरू होती है रेनेसांस से। रेनेसांस आपका शुरू हुआ था 17वीं सेंचुरी के मिड में से शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले आपके जो बादशाह था फ्रांस का, उसका धर्म तख्ता किया गया था। अब फ्रांस के बादशाह का जो धर्म तख्ता किया गया था, उसके 2-3 वजह है। सबसे पहली वजह जो ये है कि फ्रांस के लोगों के अंदर गुर्बत ज्यादा थी, मतलब वहां पर उनकी जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हो रही थी, यानी वहां की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। अब आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि जब भी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं होती है किसी भी जगह के ऊपर, तो वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस भी हो सकता है, बहुत ज्यादा कत्लो गारत भी हो सकती है, और अल्टीमेटली रेवोल्यूशन आ सकता है। और रेवोल्यूशन के नतीजे में बहुत बड़ी पुरानी स्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी हो या मोनार्की हो, दोनों उखड़ सकती है, यानी बादशाहत भी उखड़ सकती है और डेमोक्रेसी भी उखड़ सकती है। सो जब भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती या पॉलिटिकल केओस किसी सिस्टम के अंदर आ जाता है, तो डेमोक्रेसी भी उखड़ सकती है और मोनार्की पुरानी बादशाहत हो तो वो भी उखड़ सकती है। सो यहाँ पर जो फ्रांस का रेवोल्यूशन आया था, तो उसके नतीजे में हुआ ये था कि वहां पर जो बादशाह थी वो उखड़ गई। अब फ्रांस का रेवोल्यूशन बुनियादी तौर के ऊपर आया इसलिए था कि वहां पर प्रेस थी, प्रेस की आजादी थी। वहां पर लोगों ने ये डिबेट करना शुरू कर दिया कि खाने पीने की चीजें कम क्यों हो गई है, मुआशी मामला हल क्यों नहीं हो रहा है, और बादशाह क्या कर रहा है, क्या बादशाह हमारे खाने पीने की चीजें हल कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो बादशाह उल्टा वहां पर पार्टीज के ऊपर पार्टीज दे रहा था, चर्च टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहा था, पीजेंट क्लासेस के ऊपर यानी फार्मर क्लासेस के ऊपर, और अल्टीमेटली वहां पर खाने पीने की चीजें कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से भुखमरी बढ़ गई। भुखमरी बढ़ने की वजह से प्रेस को, जो वहां पर मौजूद थी, जहां रेनेसांस के थिंकर थे, वोल्टेयर थे, वो थे, उन सब ने भर भर के आइडियाज देना शुरू कर दिया। और जो फ्रांस के रेवोल्यूशन के अंदर सबसे बड़ा किरदार था वो था रॉबस्पियर का, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का। उसने भी भर भर के लिखना शुरू कर दिया और मोनार्की को क्रिटिसाइज वगैरह करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली नतीजा ये निकला कि लोगों के अंदर गुस्सा भरता गया। अब यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि जब भी कोई पॉलिटिकल केओस होता है या इकोनॉमिक केओस होता है, तो सच झूठ दोनों आ जाते हैं। ऐसा नहीं था कि रॉबस्पियर मैक्सिमिलियन जो है ना बातें कर रहा था वो बिल्कुल ठीक कर रहा था, ऐसा नहीं था। और जो भी फ्रांस की जो प्रेस वगैरह बातें कर रही थी वो ठीक कर रही थी, उसमें झूठ भी था, सच भी था। इसमें ये भी झूठ हो गया कि मेरी एंटोनी ने ये कहा था कि अगर इनको खाने पीने के लिए रोटी नहीं तो ये केक क्यों नहीं खाते, ये भी झूठ था। मेरी एंटोनी ने ये बातें की नहीं थी, लेकिन बढ़ चढ़कर बताई गई थी। और इसमें आपके फॉरेन पावर्स भी आ जाते हैं। फॉरेन पावर्स भी, उनके जो प्रेस के अंदर एजेंट होते हैं, वो भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन वगैरह फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। सो अल्टीमेटली फ्रांस की जो हुकूमत था उसका धर्म तख्ता हो गया। इसके बाद एक तरह से ना पूरी की पूरी जो मोनार्कीज है उनके अंदर मतलब एक डर बैठ गया कि अगर फ्रांस के बादशाह का धर्म तख्ता हो सकता है, तो यूरोप तो पूरी की पूरी मोनार्की से भरा पड़ा हुआ था, एक्सेप्ट इंग्लैंड। और इससे पहले जो रेवोल्यूशन आया था वो आया था अमेरिका के अंदर आया था। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी चाहिए, फ्रांस की मोनार्की तो उखड़ गई, लेकिन ये जो रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस के अंदर, वो किया था पीजेंट क्लासेस ने, मतलब गरीब तरीन मजदूर किसान, इन लोगों ने किया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट की जितनी भी अपील होती है ना, वो गरीबों से होती है, मजदूरों से होती है, किसानों से होती है, इनसे होती है। अब ये जो गरीबों का रेवोल्यूशन आया था ना, ये बड़ा वायलेंट था। इसके अंदर मिडिल क्लास के कुछ लोग थे जो इनको समझा रहे थे, जो पढ़े लिखे क्लास थी वो इनको समझा रही थी कि इतना भी वायलेंट नहीं होना चाहिए, बादशाह भाग चुका है, बादशाह को ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन गरीबों का गुस्सा था और उन्होंने बादशाह को टांग दिया, गैलोटनाइज कर दिया। और अल्टीमेटली जिन लोगों ने रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर और जो भी पढ़े लिखे सहाफी थे, उनकी भी गर्दनें मार दी। गरीबों के रेवोल्यूशन की ये आदत होती है कि इसमें बचता कोई भी नहीं है। लेकिन इससे थोड़ा सा पहले ही अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशन आया था, वो एक मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन था। मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास, इन सब का मिलकर एक रेवोल्यूशन आया था जो इंग्लैंड के खिलाफ आया था। लेकिन उसमें उस लेवल का वायलेंस वगैरह नहीं देखा गया। अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर जंग हुई बर्तानिया के साथ, बर्तानिया को हटा दिया गया और उस लेवल का वायलेंस वगैरह नहीं देखा गया, और वहां पर एक सिविलाइज सोसाइटी फॉर्म हो गई। इसी टाइम के ऊपर यही जो रेवोल्यूशन हो रहा था थोड़ा सा आगे चल गया फ्रांस के अंदर, तो ये रेवोल्यूशन कितना बड़ा वायलेंट हो गया। सो ये हमें बताता है कि क्लास का रेवोल्यूशन, अगर मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन आता है तो वो इतना वायलेंट नहीं होता जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और अगर गरीबों का रेवोल्यूशन आता है तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। आगे हम एक और रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि रेवोल्यूशन की नेचर कैसी होती है। इसके बाद चलकर जो रेवोल्यूशन लाया गया था, तो इसका नतीजा ये निकलना था कि फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आती, जमहूरियत आती, लेकिन जमहूरियत नहीं आई। अल्टीमेटली रेवोल्यूशन जो गरीबों का था उसके नतीजे में मोनार्की ही आई। अगर मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन आता तो वहां पर जमहूरियत
वगैरह भी आ सकती थी, लेकिन इस पीजेंट रेवोल्यूशन के नतीजे में केओस बहुत ज्यादा था, टर्मोइल बहुत ज्यादा था, कत्लो-गारत बहुत ज्यादा थी। तो वहां पर जो आई वो डिक्टेटरशिप आई और बड़ी सख्त डिक्टेटरशिप आई और उस डिक्टेटरशिप ने बाद में उन गरीबों को भी गर्दनें मार दी। लेकिन अगर मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन होता तो वहां पर एक जमहूरियत आती, क्योंकि मिडिल क्लास की रेवोल्यूशन से जमहूरियत ही आती है। जमहूरियत और मिडिल क्लास का बड़ा डीप कनेक्शन होता है। जहां पर भी आपको जमहूरियत को सर्वाइव करवाना होता है तो वहां पर आपको मिडिल क्लास रखनी पड़ती है। अगर मिडिल क्लास श्रिंक हो रही होती है जहां पर भी, तो वहां पर जमहूरियत को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि जमहूरियत को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिडिल क्लास से आता है। सो अल्टीमेटली इस रेवोल्यूशन के नतीजे में डिक्टेटर नेपोलियन निकला। नेपोलियन ने वो बड़ी जंगे शंगे की और उसने होली रोमन एम्पायर के धड़न तख्ता कर दिया, और जो चर्च की अथॉरिटी है, जो बची कुछ अथॉरिटी थी वेस्टफेलिया के रेवोल्यूशन के बाद, जो भी बची कुछ अथॉरिटी थी वो भी धड़न तख्ता कर दिया नेपोलियन ने। उसके बाद जाकर ये जो कुछ भी हुआ वो यूरोप की एक और अलग तरह की, उसके बाद जाकर वहां पर एक अलग तरह से मोनार्की आई। जमहूरियत और मोनार्की के दरमियान पूरी 18th सेंचुरी का झगड़ा चलता रहा। कहीं पर मोनार्की आ जाती थी, कहीं पर जमहूरियत आ जाती थी। सो ये झगड़ा चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली वहां पर मोनार्की फिर भी स्टेब्लिश हो गई। और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है अपने इमीडिएट रिजल्ट हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। बस ये हुआ कि इसने जो चर्च है उसका धड़न तख्ता कर दिया और चर्च की अथॉरिटी जो बची कुछ थी वो भी खत्म कर दी यूरोप के अंदर। अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपकी जो क्वीन विक्टोरिया है उसकी एज आई। क्वीन विक्टोरिया के जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रन थे यानी पोते थे और जो उनके बेटे थे या उनकी जो नीस थी या भतीजियां थी या बेटियां थी, उनकी जो शादियां थी पूरी यूरोप के शहजादों शहजादियों के दरमियान थी। ये मतलब पूरी की पूरी यूरोपियन मोनार्की थी, आपस में रिश्तेदार थे और इंग्लैंड के साथ इनका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत था। सो अल्टीमेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आती है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको यह बात याद रखनी चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप के अंदर तमाम मोनार्कीज को खत्म कर दिया। आप अगर जर्मनी की मोनार्की देख ले, काइजर विल्हेल्म की, उसकी खत्म कर दी गई। आप अगर तुर्की की मोनार्की देख ले या कैलिफेट देख ले, उसे भी खत्म कर दिया गया। आप अगर रशिया के जार की मोनार्की देख ले तो वो भी खत्म हो गई। आप अगर ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर की जो मोनार्की देख ले तो वो भी खत्म हो गई। सो जितनी भी छोटी बड़ी मोनार्की थी उनको खत्म कर दिया गया और यूरोप के अंदर एक तरह का रिपब्लिक बनाने का प्लान हो गया और यहाँ पर अब जमहूरी गवर्नमेंटें आएंगी। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि जमहूरी गवर्नमेंट लाने के लिए, बादशाह से जमहूरी गवर्नमेंट लाने के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड चाहिए होता है और एक सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब जमहूरी गवर्नमेंटें आ गई और उन जमहूरी गवर्नमेंट को अमेरिका या लेफ्ट विंग के लोग या जूइश लॉबी सपोर्ट कर रही थी, तो 1930 का रिसेशन आ गया। रिसेशन आने की वजह से यह हुआ कि अमेरिका की इकोनॉमिक हालत भी पतली हो गई। जब अमेरिका की इकोनॉमिक हालत पतली हो गई तो फिर से पॉलिटिकल केओस और डिस्टेबलाइजेशन हो गई। इसकी वजह से जितनी भी जमहूरियतें आनी थी यूरोप के अंदर वो सारी की सारी बदल दी गई डिक्टेटरशिप में, और डिक्टेटरशिप में बदलने के बाद फिर से यूरोप के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप क्लास बैठी हुई थी। फिर ये जमहूरियत और डिक्टेटरशिप के दरमियान झगड़ा हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो विक्ट्री थी उसके नतीजे में यूरोप के जितने भी डिक्टेटर थे वो सारे के सारे साफ कर दिए गए। मतलब यूरोपियन डिक्टेटरशिप का पूरी की पूरा खात्मा कर दिया गया और वहां पर एक तरह से जमहूरियत की बुनियाद रखी गई। लेकिन एक डिक्टेटर जो था यूरोप का वो बच गया, जो था स्टालिन, जो कि रशिया के अंदर था, और इसके इर्द गिर्द के जितने ममालिक थे वहां की जितनी भी डिक्टेटरशिप थी। सो इन डिक्टेटरशिप के खत्म करने के लिए फिर से कम्युनिस्ट वॉर लड़ी गई, यानी कोल्ड वॉर जो कम्युनिस्टों के साथ लड़ी गई थी। सो वो वॉर नतीजे में रशिया को भी तबाह कर दिया गया और एक तरह की लेफ्ट विंग लिबरलाइजेशन, डेमोक्रेसी वगैरह पूरी दुनिया के अंदर आ गई। अब यहाँ पर आपको ये बात थोड़ा सा पाकिस्तान से और इस्लामिक सिविलाइजेशन से कॉन्ट्रास्ट में देखनी चाहिए। अगर आज भी आप अगर कहेंगे कि जो बादशाह आते हैं सऊदी अरबिया ये वगैरह खत्म हो जाए, तो ये बादशाह आते इमीडिएटली खत्म नहीं होंगी, ये एक वायलेंट रेवोल्यूशन के नतीजे में खत्म होंगी। अब वायलेंट रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पर एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा। अब ट्रांजिशन पीरियड में पहले डिक्टेटरशिप आएगी, डिक्टेटरशिप को फिर खत्म किया जाएगा, एक और जंग होगी, उस जंग को खत्म करने के बाद यहाँ पर एक जमहूरियत आएगी। सो ये वो ट्रांजिशन है जो तकरीबन 50 से 100 साल लगाएगी अगर हमने इस्लामिक सिविलाइजेशन को डेमोक्रेटाइज करना है तो। लेकिन अगर जहां पर बादशाह चाहे, जो बादशाह है वो चाहे, तो वो इसको इजीली डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू, जिस तरह से बर्तानिया ने किया है, अगर बादशाहों के अंदर अकल वगैरह हो तो। अब सवाल ये होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपेटस क्या था? मतलब ये जो जंगे शंगे तो हुई, लेकिन इसके अंदर जितनी भी मोनार्की तबाह हुई, तो ये यूरोप के अंदर मोनार्की तबाह क्यों हुई? अब ये लोग जो आज की थॉट है यहाँ पर कहते हैं इसे एंटीसेमिटिज्म थॉट वगैरह, कि यूरोप के अंदर जूस था, उनका मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। दूसरा, जूस के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा थे। तीसरा, जूस जो टेक्निकल नो हाउ थी इनकी ज्यादा थी। और चौथा ये था कि जूस प्रोपगेट कर रहे थे लेफ्ट विंग के आइडियाज, लिबरल डेमोक्रेसी के आइडियाज। वजह ये थी कि जूस थे माइनॉरिटी में। अब माइनॉरिटी को जो लेफ्ट विंग होती है ना, यानी लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज, पार्लियामेंट हो, आजाद हो, ये बड़ा सूट करती है। वजह ये होती है कि जो लेफ्ट विंग वाले होते हैं वो पैसा वैसा भी कमा लेते हैं, हुकूमत का हिस्सा बनकर, करप्शन वगैरह करके, हुकूमत से टैक्स रिबेट्स वगैरह लेकर, और उसके बाद उसी पैसे के थ्रू मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा भी करते हैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से, अपनी कम्युनिटी को यूनिफाई भी करते हैं। उसके
बाद कुछ कंसेशन हुकूमत से भी ले लेते हैं। सो उनकी जो आजादी होती है वो लेफ्ट विंग या डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा होती है। सो ये जेन्युइनली जूस बिलीव करते थे कि अगर लिबरल डेमोक्रेसी पूरी यूरोप के अंदर आ गई तो जूस का मसला वगैरह हल हो जाएगा। सो इसीलिए ये रॉकफेलर्स जो फैमिली थी, जो बड़ी 19th सेंचुरी में बड़ी ताकतवर थी, ऑयल के थ्रू उन्होंने वेल्थ वगैरह हासिल की हुई थी। सो उन फैमिलीज की रिसोर्सेज और जूस के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और पैसे वगैरह और जो उनके प्रेस के ऊपर कंट्रोल वगैरह था, इसके थ्रू उन्होंने लेफ्ट विंग के आइडियाज वगैरह फ्लरिश करना शुरू कर दिया। और ये बातें बड़ी कॉमन थी, सबको पता था कि जूस का बड़ा असल रसूख है और जूस सूद के ऊपर पैसे देते थे लोगों को। सो सूद की वजह से इनके पास पैसे ज्यादा आ जाते थे और इनकी जो ग्रिप थी इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा थी। और यूरोप के अंदर जूस ज्यादा अमीर भी इसीलिए थे कि यूरोप के अंदर जूस सूद के ऊपर पैसे देते थे और कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते थे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते थे। सो ये बहुत ज्यादा अमीर थे। इसकी वजह से जूस से बहुत ज्यादा लोग नफरत भी करते थे इनकी करतूतों की वजह से। अल्टीमेटली जो हिटलर था ना, उसने ये सारी की सारी चीजें एनालाइज कर दी थी और उसको ये पता था कि ये जूस है ना, ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हिटलर ने इस वजह से जूस को फेंटी शेंटी लगाना शुरू कर दी। अब बात हिटलर की में भी सही नहीं थे। हिटलर जो एंड में ये चाहता था कि जूस जितने खत्म होंगे जर्मन उतना ज्यादा ताकतवर होगा और ये जो स्लाव्स है यानी रशिया के अंदर जितने भी पीजेंट क्लासेस वगैरह, इन सबको हमने मार धाड़ के खत्म करना है। यूक्रेन के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके ऊपर कब्जा करना है, इनके जो मिनरल रिसोर्सेज इसके ऊपर कंट्रोल करना है, ऑयल के ऊपर कंट्रोल करना है, कॉकसस ऑयल के ऊपर। और ऑयल के ऊपर जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो उसके बाद एक 1000 ईयर की बड़ी लंबी राइक बनाएंगे जो बहुत हजारों सालों तक ये एक एम्पायर चलेगी, रोमन एम्पायर की तरह। सो ये वो हिटलर के आइडियाज वगैरह थे। लेकिन अल्टीमेटली हिटलर नाकामयाब हो गया और फिर लेफ्ट विंग की लिबरल डेमोक्रेसी वगैरह दोबारा से आ गई। सो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि ये जितनी भी पिछली सदी में यानी 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में वायलेंस वगैरह हुआ है, ये लेफ्ट विंग के आइडियाज की वजह से हुआ है। लेफ्ट विंग और डेमोक्रेसी की स्ट्रगल की वजह से, लेफ्ट विंग और डिक्टेटरशिप की स्ट्रगल की वजह से, लेफ्ट विंग की क्लासेस के स्ट्रगल के नतीजे में, यानी लेफ्ट विंग की कैपिटल क्लास का सोशलिस्ट क्लास के साथ जो झगड़ा वगैरह चल रहा है, जो कोल्ड वार के अंदर बहुत ज्यादा था। सो इसके नतीजे में ये वो झगड़े हैं जो लेफ्ट विंग की वजह से चले। और आप अगर देखेंगे, और ये दोनों साइड्स लेफ्ट विंग से ही बिलोंग करती थी। सो अगर आप देखेंगे कि लेफ्ट विंग की तारीख अगर आप सोचें तो वो 17th सेंचुरी से शुरू होती है। अगर आप इसकी वायलेंस देखें तो वायलेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप इस वायलेंस को कंपेयर करें वॉर ऑन टेरर की वायलेंस के साथ, ये तो कुछ भी नहीं है। वॉर ऑन टेरर तो 10% भी नहीं आती, 10% क्या 1% भी नहीं आती, जितना लेफ्ट विंग की जो स्ट्रगल है उसकी वजह से वायलेंस वगैरह हुई है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन लेफ्ट विंग ने भी बहुत ज्यादा मेजर अचीवमेंट्स वगैरह हासिल किए। अब यहाँ पर एक और आपको मिसाल देता हूँ, जो रेवोल्यूशन होती है उसकी नेचर कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी के अंदर भी रेवोल्यूशन आया था, तो जर्मनी के रेवोल्यूशन के नतीजे में काइजर विल्हेल्म की हुकूमत का धड़म तख्ता हो गया था। मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन था, पढ़े लिखे लोगों का रेवोल्यूशन था और पीजेंट क्लासेस का भी रेवोल्यूशन था, कम्युनिस्ट का भी रेवोल्यूशन था उसके अंदर। मतलब ओवरऑल सोसाइटी ने मिलकर रेवोल्यूशन लाया था। और रेवोल्यूशन सक्सेसफुल इसी वजह से हुआ था कि जो आर्मी थी गवर्नमेंट की, वो बादशाह से हटकर मिल गई थी लोगों के साथ। पहले आर्मी बादशाह को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अल्टीमेटली आर्मी ने कहा कि बादशाह को छोड़ो, अब लोगों के साथ मिल जाते हैं। सो उसके बाद रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ। ये जितने भी रेवोल्यूशन हुए थे यूरोप के अंदर, उसके अंदर आर्मी ने डिफेक्ट कर दिया था, इसी वजह से रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, वरना रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। उसी टाइम के ऊपर जब जर्मनी के अंदर रेवोल्यूशन आया था काइजर विल्हेल्म के खिलाफ, तो काइजर विल्हेल्म को कहा गया कि आप चले जाइए, मुल्क छोड़ के पोलैंड में चले जाइए, वहां पर रह लीजिए, अपना घर शहर खरीद लीजिए और यहाँ पर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वगैरह लगा देते, उसे कहते हैं वाइमार रिपब्लिक। बहरहाल काइजर विल्हेल्म को एक फ्री हैंड दे दिया गया कि आप जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन इसी तरह से अगर आप रेवोल्यूशन को स्टडी करें, जो रशिया का रेवोल्यूशन था, जो कम्युनिस्ट यानी बोल्शेविक्स का रेवोल्यूशन था, बोल्शेविक का शुरुआत में नहीं था, अल्टीमेटली आगे चलकर आया, तो वो रेवोल्यूशन बड़ा वायलेंट था। वजह यह था वो पीजेंट क्लासेस का रेवोल्यूशन था। इसीलिए आप देखेंगे जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होते हैं वो पीजेंट के ऊपर, वर्कर के ऊपर बेस करते हैं, वो बहुत ज्यादा वायलेंट रेवोल्यूशन होते हैं, उसके अंदर कत्लो गारत बहुत ज्यादा होता है बनस्बत आप देखें कि जो मिडिल क्लास के रेवोल्यूशन होते हैं। अब रशिया के रेवोल्यूशन के ऊपर आप देखें कि कैसे हुआ। रशिया का जो ये निकोलस जार 2 था, उसे निकी निकी भी कहते थे, उसका जो दौर था वो शुरू हुआ था 1895 से शुरू हुआ था, जब उसके वालिद की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो आया बैठा, अब वो बैठकर हुकूमत वगैरह कर रहा था, लेकिन मसला ये हो रहा था कि वो लोगों को उसके राइट्स वगैरह नहीं दे रहा था। मतलब लोगों के साथ उसके झगड़े वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे थे। अल्टीमेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली 1905 में उसने पार्लियामेंट वगैरह बना दी, जिसे डूमा कहते हैं रशिया के अंदर। अब डूमा वगैरह बन गई, डूमा ने काम चलाना शुरू कर दिया। रशिया मिलिट्री डिफीट के ऊपर मिलिट्री डिफीट खा रहा था पूरी दुनिया के अंदर, मतलब जापान से जूते खा चुका था। उसके बाद उसकी इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रही थी, मतलब उसकी इकोनॉमी तरक्की नहीं कर रही थी। तो इसके दौरान रशिया के अंदर यह मसला हो रहा था कि जो निकोलस है उस बेचारे की 4 बेटियां थी, उसको बेटा नहीं मिल रहा था। अब 19th सेंचुरी के स्टैंडर्ड के मुताबिक बेटी सक्सेस नहीं कर सकती थी, मतलब एक बादशाह नहीं बन सकती थी, और रशियन सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप इसको देखें इंग्लिश की मोनार्की में देखें तो वहां पर तो हो चुकी थी, क्वीन विक्टोरिया बन चुकी थी। सो यहाँ पर ये चल नहीं रहा था। और उसके बाद यहाँ पर जो इनको बड़ी प्रॉब्लम थी क्रिश्चियनिटी के अंदर, ये मसला रहा है मोनार्की का कि ये
दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। अब दूसरी शादी ना करने की वजह से जो चांसेस थे कि मेल एयर पैदा करने के वो भी कम हो गए थे। सो ये बड़े परेशान थे। सो इन्होंने दुआएं वगैरह करना शुरू की और इसकी बीवी बड़ी मतलब है ना रिलीजियस औरत थी, क्रिश्चियन रिलीजियस औरत थी। सो उसने दुआ शुआ करना शुरू की, तावीज टोट के चले। अल्टीमेटली इसको बेटा हुआ। बेटे को था हेमोफेलिया, मतलब उसको अगर कट लग जाता तो उसका खून वगैरह बह जाता था। अब ये खानदान बड़ा परेशान हो गया, मतलब बादशाह के अंदर भी है ना इतना बड़ा मसला हो गया कि एक तो बेटा हुआ है, उसके बाद उसको हेमोफेलिया है। मतलब रशिया का जो नेक्स्ट जार है उस बेचारे के अंदर तो मतलब सकत ही नहीं है, और इसके खानदान के अंदर भी ये मसले वगैरह चल रहे थे। और वजह यह थी कि ये जो है ना आपस में ही शादियां वगैरह करते थे। ये जितनी भी मोनार्की वगैरह थी इनकी सक्सेसिव मैरिजेस आपस में ही होती रहती थी। जर्मन की शहजादी थी वो यहाँ पर गई थी, यहाँ बर्तानिया की शहजादी, ये आपस में करते थे। सो अल्टीमेटली इनके अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था यूरोपियन मोनार्की फैमिलीज के अंदर। अब इस दौरान जब पूरी रॉयल फैमिली इस बात के ऊपर परेशान थी तो इनकी इकोनॉमिक परेशानियां भी थी, लोगों के अंदर राइट्स का भी मसला चल रहा था। लेकिन वहां पर एक अच्छा खासा प्राइम मिनिस्टर था, वो सारा का सारा काम चला रहा था और जार के साथ भी उसकी अच्छी खासी चल रही थी। सो डूमा भी काम कर रही थी। डूमा इतनी ताकतवर नहीं थी पार्लियामेंट वहां की, लेकिन फिर भी काम चल रहा था। अब इसमें आता है रास्पुटिन। अब ये जो आकर इतना मतलब गंद डाल देता है कि ये क्वीन को कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे की हीमोफीलिया वगैरह ठीक कर दूंगा। अल्टीमेटली वो रास्पुटिन जो उसके बेटे की जो हीमोफीलिया उसको ठीक नहीं कर रहा था। रास्पुटिन एक तरह का वल्चर था, मतलब एक तरह का बड़ा घटिया आदमी था। लेकिन मसला यह था कि वो कह क्या रहा था कि वो क्वीन को काम कर रहा था, मतलब क्वीन को बातें करके, क्वीन को मतलब एक तरह की साइकोथेरेपी देके क्वीन ठंडी हो रही थी। क्वीन अपने मतलब एंग्जाइटी को कंट्रोल कर रही थी, और जब क्वीन अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर रही थी तो वो अपने बेटे का भी ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। अब ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखने की वजह से उसका बेटा भी बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। जब उसका बेटा भी ठीक ठाक चल रहा था तो क्वीन ये समझ रही थी कि ये रास्पुटिन का मैजिक है जिसकी वजह से मेरा बेटा ठीक चल रहा है, वरना रास्पुटिन ना होता तो मेरा बेटा बिल्कुल भी ठीक ना होता। और हीमोफीलिया के ऊपर उस टाइम के ऊपर रिसर्च ना थी। अगर मैं जार होता उस टाइम के ऊपर तो मैं हीमोफीलिया के लिए एक डोनेशन फंड कायम करता, उसको पैसे देता, डॉक्टर्स हायर करता पूरी दुनिया से और हीमोफीलिया के ऊपर रिसर्च करवाता। 5 साल के अंदर हीमोफीलिया का इलाज भी निकल आता। लेकिन वहां की बादशाह के लिए इस तरह के आइडियाज डेवलप करना बड़ा मुश्किल था, और वो बादशाह थी। सो अल्टीमेटली वो एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिलीव भी नहीं करते थे। बहरहाल ये जो जार की बादशाह थी ये सबसे ज्यादा अमीर थी, लेकिन अल्टीमेटली वो जाकर ऐसे रास्पुटिन के चक्कर में पड़ गया। और रास्पुटिन तो था इविल माइंडेड बंदा, इसने मतलब है ना बड़ा फायदा उठाने की कोशिश की और फिर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर दी। क्वीन को पॉलिटिकल एडवाइस देना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ एडवाइस सही थी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो उसने जार को कहा कि जंग के अंदर ना कूदो, लेकिन वहां के लोगों ने बड़ा सपोर्ट दिखाया, डोमेस्टिक पॉपुलेशन ने कि जंग के अंदर जाओ 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 जाओ। और अब जब जंग के अंदर गए तो 3 साल के बाद मामला और बिगड़ गए। मामला बिगड़ने के बाद वही पॉपुलेशन ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। पहले बादशाह को बड़ा कन्विंस किया कि जाओ जाओ। और ये आपको बता दूं कि ये जो यंग तुर्क थे तुर्की के अंदर, ये भी खलीफा को यही कह रहे थे कि जाओ जाओ जंग के अंदर जाते, जंग के अंदर जाते। अल्टीमेटली जब जंग के अंदर नुकसान हुआ और तुर्की जंग हारने लगा और वेस्टर्न पावर जंग जीतने लगे, तब जाकर इन्होंने सारा का सारा मलबा खलीफे के ऊपर डाल दिया कि खलीफे की वजह से आ रहे। लेकिन खलीफा इनको पहले ही कह रहा था कि हमारी आर्मी में दमखम नहीं है, हम जंग वंग में नहीं जाते। लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ। सो ये जो जार था इसके खिलाफ होने लगा रेवोल्यूशन। लेकिन जार ने पता क्या किया इस टाइम के ऊपर, जब इसके जो शहर के अंदर लोग मर रहे थे, बगावतें हो रही थी, वो चला गया फ्रंट के ऊपर कि मैं अब फ्रंट को जाकर खुद देखता हूँ और जैसे मैं मेजर विक्ट्रीज स्कोर करूंगा फ्रंट के ऊपर तो डोमेस्टिक रेवोल्यूशन वगैरह भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जार वहां पर गया तो पीछे रास्पुटिन बड़ा आजाद हो गया। रास्पुटिन उसकी क्वीन के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस एंजॉय करता था और वहां पर एक बकवास किस्म के मिनिस्टर लगाना शुरू कर दिया। मिनिस्ट्रीज के चक्कर में यह हुआ कि लोगों के अंदर बढ़ गया गुस्सा और लोगों ने करना शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा कि रास्पुटिन और उसकी क्वीन के दरमियान कुछ ना कुछ चक्कर वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अल्टीमेटली जो रीजन था कि उसके जो बेटे हैं उसको हेमोफीलिया था और उसके इलाज के लिए रास्पुटिन को रखा गया था। और जो लोग हैं उनको ये पता नहीं था कि जो जार है इसको हेमोफीलिया, अगर लोगों को पता हो जाता कि उसके बेटा ही एक है और उसको हेमोफीलिया है तो फिर तो लोग और ज्यादा मायूस हो जाते और जार और ज्यादा अनपॉपुलर हो जाता। सो वहां की फैमिली ने, रॉयल फैमिली ने ये बात छुपा के रखी। लेकिन जो मीडिया है उसके ऊपर जो पंफलेट वगैरह छप रहे थे पूरी मीडिया के रशिया के अंदर, उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था। और जो जर्मनी के साथ रूस की जंग हो रही थी तो जर्मनी ने जेपलिन एयरक्राफ्ट यूज करके और जो रशियन सिटीज थे उसके ऊपर जो मतलब जैसे नवाज शरीफ वाले गंदी तस्वीरें बनाकर लोगों के घरों के ऊपर नहीं भेजते थे अपने अपोजिशन के वालों के खिलाफ, इसी तरह से जर्मन ने भी रशियन क्वीन के खिलाफ ये जो तस्वीरें बनाकर भेजना शुरू कर दी फ्रंट के ऊपर, जेपलिन प्लेन के थ्रू फ्रंट के ऊपर। और जो फौजी थे वो देख कर पागल हो रहे थे। और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी थी रशियन, उसके अंदर था गुस्सा रास्पुटिन को। अल्टीमेटली उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने रास्पुटिन को एक जगह के ऊपर डिनर के ऊपर बुलाया, जहर दिया, वो मर नहीं रहा था। उसके बाद गोलियां मारी, चीर फाड़ के उसको मतलब है ना फेंक दिया पानी के अंदर, मतलब बड़े बस्ट वस्ट मार के उसको मतलब फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद जाकर रास्पुटिन का कांटा निकल गया रशिया के अंदर में से। लेकिन रास्पुटिन कह गया कि मुझे
मुझे मारने के बाद, मैं बड़ा वल्चर आदमी हूँ, वो जो था भी, लेकिन मेरे मारने के बाद रशिया के अंदर ऐसी आग लगेगी कि रशिया पूरा का पूरा जल जाएगा। और अल्टीमेटली हुआ भी यही। जब रास्पुटिन मर गया उसके बाद भी वो फैसले थे, यानी जो ये मिनिस्टर गंदा है, ये मिनिस्टर बुरा है, इसको हटाओ, आवाम को रिलीफ दो वगैरह दो, वो फैसले नहीं हो रहे थे। फिर लोगों ने कहा कि रास्पुटिन में मसला नहीं था, जैसे हम समझ रहे थे कि नवाज शरीफ में मसला है, लेकिन हमें आज पता चला नवाज शरीफ में मसला नहीं है, मसला एक्चुअली में पाकिस्तान आर्मी के अंदर है। तो वहां पर भी लोगों ने समझ लिया कि रास्पुटिन मसला नहीं था, निकोलस मसला था। फिर वहां पर रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन स्टार्ट में ऐसे हुआ कि औरतों का डे था, वुमेन डे, उसकी मार्च हुई। जब वुमेन डे अपने वुमेन के लिए मार्च कर रही थी कि हमें ब्रेड दो, रोटी दो, खाना पीना दो, तो वर्कर ने देखा, वर्कर भी ज्वाइन कर गए। वर्करों का ज्वाइन करने के बाद फिर दूसरे लोगों ने कहा कि ये है वो भी आते गए। अल्टीमेटली 3 लाख के करीब ज्यादा लोगों ने जाकर पैलेस के सामने मतलब धरना दे दिया। अब पहले फौजी थे जो उनके सामने खड़े हुए, फौजियों ने पहले दिन इनके ऊपर फायरिंग शायरिंग की, इनके 2000 बंदे मार दिए। दूसरे दिन दोबारा से ये लोग आ गए। उसके बाद जो जार था जो कि फ्रंट के ऊपर था, उसको रिपोर्टें मिलना शुरू हो गई कि सेंटर के अंदर तो बगावत हो गई। स्लोली एंड ग्रेजुअली फौज के अंदर भी बगावत आ गई। फौज की बटालियंस के ऊपर बटालियंस थी जो फ्रंट के ऊपर लड़ रही थी, वो सारी की सारी डिफेक्ट कर रही थी, वो छोड़कर जा रही थी, और वो जा रही थी मॉस्को के अंदर, और पेट्रोग्रेड मॉस्को के अंदर जाकर वहां पर रेवोल्यूशनरीज के साथ ज्वाइन कर रही थी। और जो गार्ड जिनको हुक्म दिया गया था कि इनको गोलियों से मारो, वो भी अपने रेवोल्यूशनरी के साथ जाकर ज्वाइन हो गए। तो यहाँ पर जो फोर्सेस का सपोर्ट था जार को, वो भी खत्म हो गया। अब जार बड़ा परेशान हुआ और वो ट्रेन में बैठकर वापस मॉस्को जा रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली वहां पर थी और उसकी फैमिली को घेर लिया हुआ था। और जो रॉयल मरीन गार्ड्स थे और जो के बैठे हुए थे इसकी पूरी की पूरी जो मतलब पैलेस की रिक्वेस्ट करने के लिए, वो भी स्लोली ग्रेजुअली डिफेक्ट करते जा रहे थे। सो अल्टीमेटली जो ट्रेन की जर्नी थी मॉस्को की तरफ, वो मुश्किल हो रही थी और ये 20 मील दूर जाकर रह गया था ये जार। तो उसके बाद इसने कंसेशन देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जनरलों को क्या चाहिए, मेरी आर्मी को क्या चाहिए। तो आर्मी वालों ने कहा कि आप हुकूमत छोड़ दे जार और अपने बेटे को सक्सेसर डिक्लेयर कर दे, और तभी जाकर आपके जो जनरल है वो सारे के सारे आपको मान जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये बता दूं कि रशियन आर्मी के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ चंक थे ना, वो तो थे पीजेंट क्लास, यानी गरीब लोग, जिनके ऊपर कम्युनिस्ट का रेवोल्यूशन पहले से ही असर कर चुका था। उसके बाद जो रशियन आर्मी के जो ऑफिसर थे वो थे जार के कुछ अपने भांजे भतीजे या चाचे। अल्टीमेटली ये हुआ कि उन लोगों को भी गुस्सा था इसके ऊपर, क्योंकि रास्पुटिन की वजह से वो इससे ज्यादा नाराज थे। सो जार को जो सपोर्ट चाहिए था वो ज्यादा मिल नहीं पा रहा था। जार ने एबडिकेट कर दिया, मतलब छोड़ दी, अपना तख्त वगैरह छोड़ दिया। उसके बाद उसने बताया लोगों को मेरे बेटे को हेमोफेलिया है, मैं इसको बादशाह वगैरह नहीं रख सकता, इसको मेरे हवाले कर दे, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे पैलेस में ही रहने दो बस, भला मेरी बादशाह खत्म हो गई, जो तुम्हें चाहिए तुम लो, तुम्हें पार्लियामेंट चाहिए तुम पार्लियामेंट रख लो, मेरी बादशाह वगैरह खत्म हो गई। सो अल्टीमेटली लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, और वहां पर पार्लियामेंट आ गई, लोगों का गुस्सा भी कम हो गया, सब कुछ हो गया। पार्लियामेंट के अंदर 2 तरह की फोर्सेस थी, एक ट्रेडिशनल फोर्सेस थी जो जार के सपोर्ट में भी थी और जार के मुखालिफ में भी थी, और एक बोल्शेविक्स थे, बोल्शेविक्स कम्युनिस्ट थे जो पीजेंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जो पहली पार्लियामेंट बनी उसका जो हेड बना वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज के नतीजे में बना। सो वो पहले तो बड़ा नफरत करता था जार से, लेकिन जब जार से मिला और जार की जो मुश्किलात वगैरह देखी और बोल्शेविक्स की हरकतें देखी, जो बोल्शेविक्स टेररिज्म कर रहे थे जार के खिलाफ, सो उनकी हरकतें देखी तो उसको जार से बड़ी थोड़ी सी हमदर्दी होने लगी। लेकिन उसने कहा जार को कि यार मैं तुम्हारी हिफाजत वगैरह करूंगा जब तक मैं हूँ। सो 6 महीने ये पार्लियामेंट का सिस्टम चला जिसमें जार को बड़ा उसने प्रोटेक्ट वगैरह किया। मतलब जार उस टाइम पे ऊपर बादशाह वगैरह नहीं था, लेकिन इसका जो लीनियत थी उसने कहा कि यार मैं तुम्हें बचा के रखता हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन डूमा के अंदर एक और रेवोल्यूशन आ गया, यानी रशियन पार्लियामेंट के अंदर, और बोल्शेविक्स ज्यादा ताकत में आ गए। बोल्शेविक्स ने मतलब मिलिटेंटली, जिसको लेनिन लीड कर रहा था, मिलिटेंटली वायलेंटली डूमा को भी हाईजेक कर लिया, और अल्टीमेटली जो बंदा था जो जार को प्रोटेक्ट कर रहा था, जो उस वक्त यहाँ का प्राइम मिनिस्टर वगैरह था, वो बेचारा भी भाग गया बोल्शेविक्स के डर से, क्योंकि बोल्शेविक्स ने इतनी बड़ी दहशतगर्दी कर दी थी और उसको भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और ये बेचारी जो रॉयल फैमिली है, इसको भागने से पहले दूर साइबेरिया के अंदर छोड़ गया कि तुम लोग यहाँ पर रहो, यहाँ पर महफूज रहोगे। अल्टीमेटली बोल्शेविक्स ने पूरी की पूरी हुकूमत का कंट्रोल हासिल कर लिया, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनका सबका कंट्रोल हासिल कर लिया। अल्टीमेटली इन्होंने रॉयल फैमिली को ढूंढ निकाला। ढूंढने के बाद इनको पकड़ के एक जगह के ऊपर बंद कर दिया। अब उस जगह का नाम उन लोगों ने रखा था हाउस फॉर स्पेशल पर्पस। ये है उरल माउंटेन के दरमियान। उरल माउंटेन आप देखेंगे रशिया के बीच में एक उरल माउंटेन्स आ रहे हैं, बड़े लंबे माउंटेन, उनके बीच में था हाउस फॉर स्पेशल पर्पस। अब यहाँ पर पूरी की पूरी जार की फैमिली को रखा गया था। अब कम्युनिस्ट ये सोच रहे थे कि जार की फैमिली को हम पहले दिन में नहीं मारेंगे, वजह यह है कि पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट का नाम खराब हो जाएगा। थे घटिया तरीन लोग, हालांकि इनके खिलाफ जुल्म भी बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन ये भी कम जालिम नहीं थे, मतलब जालिम से लड़ रहा था। अब जो हाउस ऑफ स्पेशल पर्पस है, कम्युनिस्ट ने पहले इनको अपने औलादों से, यानी 4 बेटियां और एक बेटा था जो एलेक्सी, उनसे दूर कर दिया। पहले क्वीन को और उसके शोहर को, निकी को, निकोलस को वहां पर
जाकर बिठा दिया हाउस फॉर स्पेशल पर्पज में। उसके बाद जाकर मतलब है इनके बच्चों को यहाँ पर लाया गया और ये एक तरह की जेल, खाना भी इनको अच्छा नहीं मिलता था, एक तरह से मतलब इनको जलील किया जा रहा था और जो पीजेंट क्लास के रेवोल्यूशनरीज थे वो इनको जलील कर रहे थे बहुत ज्यादा। अल्टीमेटली हुआ ये कि जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने जर्मनी के साथ समझौता कर लिया और जर्मनी को कहा कि ये सारी की सारी जमीनें आप ले लो और हमारे खिलाफ जंग बंद कर दो, और रशिया को वो जंग से बाहर लेकर आए। उनको पता था अगर जंग से हम बाहर निकलेंगे तब जाकर हम रशियन इकोनॉमी को या कुछ ठीक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ये बात भी देख लेनी चाहिए, अगर जार जंग के अंदर ना जाता तो ये बोल्शेविक्स कहते कि जार कुत्ता है, कमीना है, जार बुजदिल है, जंग के ऊपर नहीं जा रहा। और अगर ये जंग के अंदर चला गया और मिलिट्री डिफीट हो रही है तो उसके बाद बोल्शेविक्स ने कहा कि ये भी जार की वजह से हो रही है, हम आएंगे तो इसको बिल्कुल रिवर्स कर देंगे, हम यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देंगे और हम जर्मनी को फेंटी लगा देंगे। लेकिन उसके बाद बोल्शेविक्स ने क्या किया कि समझौता कर दिया। ये आपके जो जुल्फकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स है ना, ये भी एग्जैक्टली यही थी 1971 के अंदर, मतलब याया ये वो है। और उसके बाद अल्टीमेटली जाकर जो हुआ सो हुआ, हम सबको पता है कि किस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो ने याया का दामन छोड़कर और लोगों का हाथ पकड़ लिया, जबकि याया को इस पटड़ी पे चढ़ाने वाला भी जुल्फकार अली भुट्टो ही था। सो ये जो एडवाइजर्स होते हैं ना, ये ऐसा ही काम करते हैं। सो बोल्शेविक्स ने बड़े कंसेशन दे दिए जर्मन को और जर्मनी से जंग वगैरह खत्म कर दी। इसकी वजह से हुआ ये कि जो लोग थे डूमा के अंदर वो कह रहे थे कि तुम लोगों ने तो कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम लोगों ने समझौता कर दिया, रशिया का तो बड़ा कर दिया। उसके बाद रशिया के अंदर एक व्हाइट रेवोल्यूशन आया जो बोल्शेविक्स के खिलाफ था और जो जार को ज्यादा पसंद करते थे, कहते थे कि जार तो बात ठीक कर रहा था, तुम लोग तो घटिया लोग निकले, तुम लोगों ने तो हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया। सो बोल्शेविक्स के खिलाफ व्हाइट रेवोल्यूशन आ रहा था जो जार के थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था। अल्टीमेटली बोल्शेविक और व्हाइट रेवोल्यूशन के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो गई। ये मतलब समझ ले तीसरा का चौथा का रेवोल्यूशन तकरीबन आ रहा था विद इन ईयर के अंदर रशिया के अंदर, मतलब रशिया पूरी तरह से फट रहा था। अब जब बोल्शेविक्स को पता चला कि ये व्हाइट रेवोल्यूशन आ रहा है और ये दोबारा से हो सकता है कि जार को वापस ले आए, तो उन्होंने रोमनोव्स को मारना शुरू कर दिया। और ये जो निकोलस जार था ये रोमनोव फैमिली से ताल्लुक रखता था, 300 साल से ये फैमिली हुकूमत करती आ रही थी रशिया के ऊपर। सो रोमनोव के पूरे खानदान को ढूंढकर मारना शुरू कर दिया और बहुत सारे रोमनोव्स जो है ना रशिया छोड़कर भाग गए, इनके जूल्स वगैरह इनके ऊपर भी कब्जा कर लिया। अल्टीमेटली हुआ ये कि जो जगह के ऊपर जार को रखा गया था, ये जो व्हाइट रेवोल्यूशनरी थे उससे 20 किलोमीटर दूर रह गए थे, मतलब बहुत जल्दी ये इसको लिबरेट कर सकते थे। सो जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने फैसला किया कि अब जार का काम तमाम कर देना है, इस पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को मार देना है। अगर ये बच गए तो हो सकता है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन खत्म हो जाए और जार इनके साथ मिल गया तो ये ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और फिर बोल्शेविक्स को धड़म तख्ता हो जाएगा और फिर बोल्शेविक्स को चुन चुन कर जार मारेगा। सो उन्होंने फिर प्रीस्ट विरिस्ट बुलाए और प्रीस्ट से मुलाकात करवाई इन लोगों की, यानी जार की फैमिली की। जार की जो बीवी थी वो ज्यादा बड़ी क्रिश्चियन थी, मतलब मजहबी रुझान रखने वाली खातून थी। उनको प्रीस्ट विरिस्ट से मिलाया, वो सब खुश हो रहे थे और उनको कहा कि हम आपको दूसरी जगह के ऊपर लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत सा झगड़ा वगैरह हो रहा है और हम आपको फ्लाइट वगैरह दे देंगे कि आपको हम यहाँ से दूसरी जगह के ऊपर भेज देंगे, यानी दूसरे मुल्क भेज देंगे। अल्टीमेटली हुआ ये कि जो इनको बाहर ले गए और एक कमरे के अंदर बिठा दिया, क्या दिया गया कि यहाँ पर बैठो के हमारी ट्रक्स वगैरह है, और उसके बाद गोलियों से पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया। अब यहाँ पर मैं बता दूं, जो बड़ी बेटी थी वो 22 साल की थी और जो छोटे में छोटा बेटा था वो तकरीबन 12 साल का था और पूरे के पूरी रॉयल फैमिली को मार दिया गया। उसके बाद उस रॉयल फैमिली को जंगल में लेकर बरी कर दिया गया। बरी करने के बाद वहां से ये बोल्शेविक्स भाग गए। अब बोल्शेविक्स के भागने के बाद हुआ ये कि ये जो प्लेस थी ये पूरी की पूरी कैप्चर में आ गई थी व्हाइट रेवोल्यूशनरीज के। व्हाइट रेवोल्यूशनरीज ने देखा कि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ हुआ है, कत्ल हुआ है जार की फैमिली का, लेकिन उसकी लाशें वगैरह व्हाइट रेवोल्यूशनरीज को नहीं मिल रही थी क्योंकि उनको जंगल में दफन कर दिया गया था और उनको वो जगह मिल गई थी कि जहां पर कत्ल वगैरह हुआ है। लेकिन वहां से जब भाग गए तो अल्टीमेटली दोबारा ये हुआ कि बोल्शेविक ज्यादा ताकतवर हो गए और उन्होंने रोमनोव को मार दिया था। तो व्हाइट रेवोल्यूशनरीज के पास कोई लीडर नहीं बचा था, लीडरलेस बन गए थे और उनको पता भी नहीं चल रहा था कि अब जार नहीं है तो किसको हमला कर लगाएंगे। सो उसके बाद ये व्हाइट रेवोल्यूशनरीज कम होते गए और व्हाइट रेवोल्यूशनरीज आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली व्हाइट रेवोल्यूशनरीज हार गए और रेड बोल्शेविक्स जीत गए। लेकिन दुनिया को यह नहीं बताया गया था कि जार को कैसे मार दिया गया या जार की फैमिली को कैसे मार दिया गया, क्योंकि ना इनके खिलाफ कोई ट्राइब्यूनल बैठा था, ना इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे कि तुम लोगों ने हमारे खिलाफ ये जुल्म किया था, ना कोर्ट ऑफ लॉ बिठाई गई थी, मतलब एक प्लेन एग्जीक्यूशन कर दी थी। इसी वजह से आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट के खिलाफ अमेरिका की लेफ्ट विंग बहुत ज्यादा मुखालिफ थी और हिटलर भी बहुत ज्यादा मुखालिफ था। हिटलर ने तो बड़ी फेंटी लगाई थी कम्युनिस्ट की। और ये जो आपका डॉक्टर तैमूर रहमान बताता फिर रहा है ना कम्युनिस्ट के अच्छे अच्छे गुण, तो उनको ये भी बताओ कि ये इन लोगों ने किया क्या था, ये कितने बड़े खूनी दरिंदे थे। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू देखें तो बादशाह के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, क्वीन मैरी एंटोनी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, रेओफेयर मैक्सिमिलियन के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, ट्रायल के बाद सजाएं दी गई थी। यहाँ पर ट्रायल भी नहीं होता, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हुई थी। तो ये एक बारबेरिटी थी जो एक्सरसाइज की गई थी। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि जार ने भी तो मतलब इनके साथ अच्छा नहीं किया था, वो ठीक था, लेकिन एक जो प्रिंस होता है या एक बादशाह होता है उसके साथ ये सलूक करना ये भी जायज नहीं था। अगर आप चाहते हो कि वो जालिम था
था और आप अच्छे हो, आप जालिम नहीं हो, तो आपको एक अच्छे मोरल कैलिबर के ऊपर रखना पड़ता है खुद को। ये जिस तरह की एग्जीक्यूशन की गई थी ये बड़ी वायलेंट थी। लेकिन जो स्टालिन का रशिया था वो तो बोल्शेविक से अपनी आइडियोलॉजी ड्राई करता था, सो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली जब तक सोवियत यूनियन रहा तब तक इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं होती रही। दुनिया को यह पता था कि यहाँ पर मर्डर हुआ है, यहाँ पर बॉडीज हैं, लेकिन ये मर्डर कैसे किया गया है, किसने किया है, इसके बारे में दुनिया को पता नहीं था। और अल्टीमेटली ये हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग लड़कियों ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि मैं जार की बेटी हूँ, मैं बचकर आई हूँ। तो दुनिया के अंदर एक तरह से कोहराम मचाया गया कि ये भी जार की बेटी है, ये बच गई है, ये बच गई है। लेकिन हकीकत ये थी कि वहां पर कोई बचा नहीं था, सबको मार दिया गया था। उसके बाद ये हुआ कि जैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, वहां पर टीमें गई, उन्होंने बॉडीज को निकाला, उनका डीएनए किया और उनको पता चला कि ये जार है और ये जार की हड्डियां हैं। उसके बाद इनको 2006 के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़े गार्ड ऑफ ऑनर देकर दफन दिया और दफन कफन दिया और दफनाया। और एक तरह से रशिया बड़ा अपोलोजेटिक था कि ये हमसे क्या हुआ। उसके बाद उसकी जो एक बेटा था, एक और बेटी थी, उसकी हड्डियां नहीं मिल रही थी। अल्टीमेटली खोदने के बाद वो भी मिल गई, उसका भी डीएनए टेस्ट हुआ और उसके बाद वेरीफाई कर दिया गया कि ये लोग वही हैं। उसकी हड्डियां अभी तक नहीं दफनाई गई हैं और ये आने वाले दिनों में रशिया दफनाएगा। लेकिन उनके डीएनए को उन डीएनए के साथ मैच किया गया कि जितने लोगों ने यूरोप के अंदर क्लेम किया था कि हम जार वाले हैं, हम जार की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके साथ उनका बैच नहीं हुआ था। सो बात यही है कि ये जो बोल्शेविक या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है, ये पीजेंट क्लास का रेवोल्यूशन होता है। पीजेंट क्लास का यानी जो मजदूर किसान का रेवोल्यूशन होता है, ये बड़ा वायलेंट होता है। इसके अंदर इंटेलेक्ट नहीं होता, बड़े छोटे छोटे लोग होते हैं, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी का धर्म तख्ता हो जाता है। सो यहाँ पर आपको रेवोल्यूशन के अंदर भी डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी कि कौन सा रेवोल्यूशन सक्सेसफुल है, कौन सा नहीं है। रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी आती है या डिक्टेटरशिप आती है, डिक्टेटरशिप के बाद डेमोक्रेसी कैसे आती है। और अगर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो जाए तो डेमोक्रेसी भी उखड़ सकती है, डिक्टेटरशिप भी आ सकती है, और डिक्टेटरशिप भी उखड़ कर डेमोक्रेसी आ सकती है, और वेल एस्टेब्लिश्ड मोनार्की भी उखड़ सकती है। सो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन और इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन पॉलिटिकल कोर्सेज को कैसे इफेक्ट करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।